आज हमारे हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा है जो पहली नज़र में शायद थोड़ा सूखा और सरकारी लगे। ये भारतीय रेलवे के रतलाम मंडल का एक प्रमोशन नोटिस है। लेकिन जब हमने इसकी चीरफाड़ शुरू की तो इसके अंदर से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी निकली। हाँ, ये कहानी है परंपरा और आधुनिकता के, आप कह सकती हैं, एक तरह के टकराव की। एक ऐसी कहानी कि कैसे 150 साल पुराना एक विशाल संगठन आज के जमाने के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं छोड़ना चाहता है। इस एक नोटिस में हमें इसकी पूरी झलक मिलती है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद है इस सरकारी दस्तावेज के हर नियम, हर शर्त को खंगालना और ये समझना कि रेलवे जैसी विशाल मशीनरी असल में चलती कैसे है। हम मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक के पद के लिए हो रहे प्रमोशन की प्रक्रिया को देखेंगे। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं मौके के आकार से। ये लेवल 5 पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए लेवल 6 में जाने का एक मौका है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कुल 92 पद खाली हैं। वाला है। बहुत बड़ी संख्या है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 75% प्रमोशन कोटे के तहत है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 92 के 92 सीटें अंदर के लोगों से ही भरी जाएंगी, बाहर से कोई सीधी भर्ती नहीं होगी। ये पूरी तरह से एक पारिवारिक मामला है, अगर हम रेलवे को एक परिवार माने तो। और इस परिवार में भी सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है 71 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 14 अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए और 7 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, और 4 सीटें दिव्यांग उम्मीदवारों मतलब पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी आरक्षित है। यह दिखाता है कि यह सिर्फ एक विभागीय पदोन्नति नहीं है, बल्कि यह भारत के संवैधानिक आरक्षण के ढांचे का भी पूरी तरह से पालन करती है। हर सरकारी विभाग की तरह रेलवे भी इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता है। ठीक है, तो ये तो वही सीटों की गिनती। अब आते हैं उस सवाल पर कि इन 92 कुर्सियों पर बैठने की दौड़ में शामिल कौन हो सकता है, यानी योग्यता की शर्तें क्या हैं? देखिए, सबसे पहली और सीधी शर्त तो ये है कि कर्मचारी रतलाम मंडल में लेवल 5 पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी सीनियर सीसीटीसी के पद पर हो और कम से कम 2 साल से नियमित रूप से काम कर रहा हो। ये अनुभव की एक न्यूनतम रेखा खींच देता है। यहाँ एक नियम है जिसने मेरा ध्यान खींचा। ये उन लोगों के बारे में है जो अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेकर रतलाम डिवीजन में आए हैं। अक्सर ऐसे मामलों में कर्मचारी अपनी सीनियरिटी खो देते हैं, है ना? हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ सिस्टम थोड़ी समझदारी दिखाता है। नियम कहता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेकर आया है तो उसकी पुरानी डिवीजन की सर्विस को भी इन 2 सालों में गिना जा सकता है। ये एक तरह से नए कर्मचारी के अनुभव का सम्मान है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे उस डिवीजन के पुराने कर्मचारियों में थोड़ी नाराजगी नहीं हो सकती कि कोई कल बाहर से आया और आज हमारे बराबर खड़ा हो गया? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है और सिस्टम बनाने वालों ने इसके बारे में सोचा है। इसीलिए उन्होंने इसमें एक पेंच डाला है, एक शर्त लगाई है जो संतुलन बनाती है। शर्त यह है कि ट्रांसफर होकर आए कर्मचारी की कुल सर्विस मतलब पुरानी और नई मिलाकर उसके नए डिवीजन में उससे ठीक सीनियर कर्मचारी की कुल सर्विस से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये एक तरह का स्पीड ब्रेकर है। आप ट्रांसफर लेकर आ तो सकते हैं, अपना अनुभव साथ ला सकते हैं, लेकिन आप किसी पुराने कर्मचारी से आगे नहीं निकल सकते। ये तो काफी सोचा समझा नियम है। बिल्कुल, ये निष्पक्षता और मौजूदा कर्मचारियों के मनोबल के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। इसके अलावा कुछ और सीधी शर्तें भी हैं, जैसे B2 मेडिकल कैटेगरी में फिट होना, और एक और दिलचस्प चीज, कर्मचारी का लियन और वरिष्ठता दोनों रतलाम मंडल में ही होनी चाहिए। ये लियन शब्द थोड़ा अजीब है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये ऐसा है कि आपका असली घर रतलाम डिवीजन ही है, चाहे आप दिल्ली में किसी प्रोजेक्ट पर काम क्यों ना कर रहे हों? एकदम सही पकड़ा आपने। लियन का मतलब है आपकी होम पोस्टिंग या आपकी पक्की सीट। ये संगठन में आपकी जड़ों को दिखाता है। आप भले ही डेपुटेशन पर कहीं और काम कर रहे हो, आपकी तरक्की का पेड़ आपकी अपनी जमीन यानी आपके होम डिवीजन में ही उगेगा। इससे संगठन में एक स्थिरता बनी रहती है और हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन इस रेस में दौड़ सकता है, पर असल में जीतता कौन है और कैसे?
क्योंकि जब हमने सिलेक्शन का तरीका देखा तो वो हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकला। यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। हाँ, यहीं पर परंपरा और आधुनिकता का वो टकराव साफ दिखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ पूरी चयन प्रक्रिया एक आधुनिक कंप्यूटर आधारित टेस्ट मतलब सीबीटी के जरिए होगी। सब कुछ ऑनलाइन, कोई कागजी काम नहीं, पारदर्शी लगता है। लेकिन फिर कुछ अजीब नियम सामने आते हैं, जैसे कुल 110 सवाल होंगे पर नंबर सिर्फ 100 मिलेंगे। और उससे भी अजीब नियम ये है कि मूल्यांकन सिर्फ उम्मीदवार द्वारा हल किए गए पहले 100 सवालों का ही होगा। एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब नियम है। मतलब अगर किसी ने सवाल नंबर 101 से 110 तक सही किए, जो कि राजभाषा के हैं, और शुरू के कुछ सवाल गलत कर दिए, तो उसे इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये तो एक तरह का पेच, एक जाल है। हाँ, ये उम्मीदवार की रणनीति को परखता है। क्या आप हर सवाल पर कूद पड़ते हैं या ध्यान से चुनते हैं कि कौन से 100 करने हैं? ये दिखाता है कि सिस्टम सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि परीक्षा देने के तरीके और दबाव में फैसला लेने की क्षमता को भी परख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल छोड़ना है। अच्छा, अब जो बात मैं कहने वाला हूं वो सुनकर शायद किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले को झटका लगेगा। इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सबको तुक्केबाजी करने के लिए नहीं उकसा रहा? पहली नजर में तो यही लगता है, लेकिन दस्तावेज खुद इसका कारण बताता है और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। नेगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये परीक्षा एक मेरिट लिस्ट बनाने के लिए है ही नहीं। क्या मतलब? परीक्षा मेरिट के लिए नहीं तो फिर किस लिए है? ये परीक्षा सिर्फ एक क्वालिफाइंग बाधा है, एक फिल्टर। आपको बस इसे पास करना है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 60% अंक लाने हैं और SC/ST उम्मीदवारों को 50%। अगर आपने इतने अंक ले लिए तो आप पास हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ आया। तो मान लीजिए 92 सीटों के लिए 200 लोगों ने परीक्षा पास कर ली। किसी के 95% आए, किसी के 80% और किसी के बस 61%। तो जाहिर है लिस्ट 95% वाले से शुरू होगी, है ना? यहीं पर आप और हम जैसे बाहरी लोग गलती कर बैठते हैं। रेलवे का सिस्टम ऐसे नहीं सोचता। जैसे ही 200 लोग पास हुए, उनके परीक्षा के नंबर एक तरफ रख दिए जाते हैं। उनका कोई मोल नहीं रहता। तो फिर फाइनल लिस्ट कैसे बनती है? फाइनल लिस्ट बनती है विशुद्ध रूप से वरिष्ठता यानी सीनियरिटी के आधार पर। उन 200 पास हुए लोगों में से जो सबसे सीनियर कर्मचारी होगा उसे पहला प्रमोशन मिलेगा, चाहे उसके परीक्षा में सिर्फ 60% ही क्यों ना आए हों। और जो सबसे जूनियर होगा, भले ही उसने परीक्षा में टॉप किया हो, उसका नंबर आखिर में आएगा। तो मतलब ये हुआ कि ये परीक्षा एक तरह से क्लब का एंट्री पास है। एक बार आप अंदर आ गए तो फिर आपकी उम्र, आपका तजुर्बा ही तय करेगा कि आपको ड्रिंक्स पहले मिलेंगी या बाद में। आपकी काबिलियत या उस दिन का प्रदर्शन नहीं। जंग खाकर बेकार नहीं हो गए हैं, लेकिन एक बार जब आप ये साबित कर देते हैं तो सिस्टम अनुभव को, संगठन में बिताए गए सालों को सलाम करता है। तर्क यह है कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी ने अपनी वफादारी और क्षमता पहले ही साबित कर दी है। समझ गया। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? क्या इससे ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ही होनहार, प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी जिसने परीक्षा में 95% अंक लाए हैं, वो हताश हो जाए क्योंकि उससे कहीं ज्यादा सीनियर व्यक्ति सिर्फ 60% लाकर प्रमोशन ले गया? क्या ये काबिलियत को हतोत्साहित नहीं करता? ये एक बहुत ही वैध आलोचना है और इस प्रणाली पर हमेशा ये बहस होती है। ये प्रणाली स्थिरता और पूर्वानुमेयता मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी को प्राथमिकता देती है। हर किसी को पता है कि उसकी बारी कब आएगी। इससे संगठन में शांति बनी रहती है। लेकिन हाँ, इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि यह असाधारण प्रतिभा को तुरंत पुरस्कृत नहीं करती। यह एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। रेलवे जैसे संगठन के लिए जो सुरक्षा और निरंतरता पर चलता है, शायद ये मॉडल ज्यादा फिट बैठता है। वाकई ये आधुनिकता और परंपरा का एक अनोखा मिश्रण है। परीक्षा कंप्यूटर पर, लेकिन नतीजा 100 साल पुराने नियम पर। चलिए अब देखते हैं कि इस हाईटेक परीक्षा के लिए आवेदन कैसे किया जाता है। मुझे लगता है वो भी उतना ही दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक और विरोधाभास है। जहां परीक्षा पूरी तरह से डिजिटल है, वहीं आवेदन प्रक्रिया आज भी पूरी तरह से एनालॉग यानी कागजी है। कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। इच्छुक कर्मचारियों को अपनी अर्जी की हार्ड कॉपी एक सील्ड बंद लिफाफे में अपने इंचार्ज को जमा करनी होगी। आखिरी तारीख है 10 दिसंबर 2025। और यहाँ पर सुपरवाइजरों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। ये सिर्फ नोटिस बोर्ड पर एक कागज चिपकाने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं।
दस्तावेज में बहुत सख्त भाषा में लिखा है कि हर सुपरवाइजर को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके तहत काम करने वाले हर एक योग्य कर्मचारी तक ये सूचना पहुंचे, चाहे वो कर्मचारी छुट्टी पर हो, ट्रेनिंग पर हो, बीमार हो या कहीं और अटैच हो। किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब सुपरवाइजर को हर कर्मचारी का हिसाब रखना होगा। और ये सिर्फ एक मौखिक निर्देश नहीं है। हर सुपरवाइजर को 1 दिसंबर 2025 तक लिखित में एक सर्टिफिकेट जमा करना है कि हाँ, मैंने अपने सभी योग्य कर्मचारियों को सूचित कर दिया है और उनके दस्तखत ले लिए हैं। दस्तावेज में चेतावनी दी गई है कि इस मामले में किसी भी लापरवाही को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। तो सिस्टम ये सुनिश्चित कर रहा है कि बाद में कोई ये बहाना ना बना सके कि मुझे तो पता ही नहीं चला। ये जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही ठोस तरीका है। सही कहा। ये प्रणाली के भीतर संचार और जवाबदेही पर जोर को दिखाता है। हाँ। और ये पारदर्शिता सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। इस नोटिस की कॉपी किस किस को भेजी गई है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें सभी संबंधित विभागों के अलावा 2 सबसे बड़ी कर्मचारी यूनियन है, WRMS और WREU, और SC, ST, OBC कर्मचारी संघों का भी नाम है। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत गहरा महत्व है। ये दिखाता है कि कर्मचारी यूनियन और संघ सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं है, बल्कि वे रेलवे की प्रशासनिक प्रक्रियाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ। उन्हें हर कदम पर लूप में रखा जाता है। उनकी भागीदारी से पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता बढ़ती है और ये सुनिश्चित होता है कि प्रबंधन कोई मनमानी ना कर सके। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने एक ऐसे सिस्टम को देखा जो ऊपर से जितना सरल दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल और सोचा समझा है। हमने एक ऐसी प्रणाली को उजागर किया है जो नियमों पर चलती है। ये आधुनिक कंप्यूटर टेस्ट को वरिष्ठता के पारंपरिक सम्मान के साथ जोड़ती है। ये ट्रांसफर होकर आए कर्मचारी के अधिकारों और पुराने कर्मचारी के वरिष्ठता के बीच संतुलन बनाती है। और ये सुपरवाइजर से लेकर यूनियन तक हर किसी की जवाबदेही तय करती है। सही में ये एक छोटा सा दस्तावेज हमें दिखाता है कि रेलवे जैसी विशाल और जटिल मशीनरी अपने लाखों कर्मचारियों के करियर को एक व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कैसे करती है। ये इंजन का कवर हटाकर उसके अंदर के गियर्स को देखने जैसा था। ये सिर्फ एक प्रमोशन की सूचना नहीं, बल्कि रेलवे की आत्मा का एक एक्सरे है। बिल्कुल, ये बताता है कि भारतीय रेलवे के लिए अनुभव, स्थिरता और वफादारी आज भी सबसे बड़े मूल्य हैं। काबिलियत जरूरी है, लेकिन सिर्फ एंट्री पास के तौर पर असली सम्मान तजुर्बे को ही मिलता है। तो आखिर में एक सवाल जो इस पूरी चर्चा से उभरता है और हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए है। हमने देखा कि यह प्रणाली न्यूनतम योग्यता साबित होने के बाद अनुभव और वरिष्ठता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सवाल यह है कि रेलवे जैसे बड़े और सुरक्षा महत्व वाले संगठन में अनुभव, जिसका प्रतीक वरिष्ठता है, और प्रदर्शन, जिसे एक प्रतियोगी परीक्षा से मापा जाता है, के बीच आदर्श संतुलन क्या होना चाहिए। क्या ये मॉडल, जो अनुभव को लगभग सब कुछ मान लेता है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, या फिर नवाचार और नई प्रतिभा को आगे लाने के लिए इस संतुलन को थोड़ा बदलने की जरूरत है, ताकि 95% लाने वाले को 60% लाने वाले पर तरजीह मिल सके। इस पर विचार करने लायक है।